वाला कौन सा है, वायरुलेंट या नॉन वायरुलेंट? तो सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। जेनेटिक्स के सुहाने सफर पे हम चल पड़े हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जो जेनेटिक्स का पहला चैप्टर था, वो हमने फिनिश कर। बहुत सारी चीजें हमने समझी, बहुत सारी नई टर्म्स हमने जानी। आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। टेक्निकल सी चीजें भी आएंगी, कई सारे वैज्ञानिकों के नाम आएंगे, उनका कंट्रीब्यूशन आएगा, याद रखना होगा आपको। सो कागज कलम तैयार रखिए भाई, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता जाऊं उन्हें नोट करते जाइएगा, ठीक है जी। ऑल माय राजा बेटा एंड रानी बेटी, आई विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। सो विद पॉजिटिव एनर्जी, विद zeal, with enthusiasm, with trust and with a focused and determined mind, let's start today's session. बढ़े आगे, चलो जी, ऑल द बेस्ट। नाउ गौर से सुनिएगा मेरी बात। जेनेटिक मटेरियल क्या है एक्चुअल, है ना? जब हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे मैंडल के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स का, है ना? धीरे धीरे हम आगे बढ़े और वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन हमने जाना। अब सवाल ये उठ खड़ा होता है कि एक सेल के अंदर आखिरकार जेनेटिक मटेरियल क्या है? क्या वो डीएनए है, क्या वो प्रोटीन्स हैं, क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्या वो आरएनए? तो वैज्ञानिकों ने इस चीज को जानने के लिए अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करे। बड़ा लंबा समय लगा इस चीज की जड़ तक पहुंच पाने में कि आखिर में जेनेटिक मटेरियल क्या है एक सेल। आज तो हम जानते हैं ये बात कि भाई डीएनए है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, लेकिन इस गुत्थी को सुलझा पाना, इस बात की जड़ तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं था। आज के अपने इस लेक्चर में हम अलग अलग वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार फाइनली हमें ये पता चल पाया कि जेनेटिक मटेरियल आखिर क्या है, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। ठीक है जी, शुरू करें फिर। चलो जी, तो पहली बात जो आज के सेशन में आप हेडिंग देंगे, दैट इज सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। 1920 की बात है, बहुत पुरानी बात हो, है ना? 100 साल हो गए लगभग पहले। द सर्च फॉर द केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल स्टार्टेड अराउंड 1920s, राइट? तब से लेके आज तक तो हम बहुत बहुत ज्यादा बातें इस चीज के बारे में जान चुके हैं। सन 1926 की बात लगा लीजिए, क्वेस्ट एट द मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंचे हम, जिसमें एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात रही सन 1928 1928 में ग्रिफ्थ्स एक्सपेरिमेंट्स। चलिए जी, एक इंपॉर्टेंट बात आज की जिसपे कि नीट में क्वेश्चन फ्रेम होता है, दैट इज ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। स्पेलिंग गलत मत लिखिएगा, GRIFFITH एपोस्ट्रोफी एस, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आप देखिए एक चूहा दिख रहा है आपको, उस चूहे को एक इंजेक्शन भी लग रहा है ना? सो दैट मींस ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट जो है कुछ माइस से रिलेटेड है। जानते हैं डिटेल में क्या एक्सपेरिमेंट किया था जी इन वैज्ञानिक ने, जिनका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। मैं दोबारा से बोलता हूँ, नाम याद रखिएगा, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। He concluded, right? Frederick Griffith जो है, he conducted experiments. इन्होंने experiments conduct करे by infecting lab mice with different strains of Streptococcus pneumoniae. फ्रेडरिक ग्रिफिथ का नाम आए तो याद रखिएगा, माइस पे एक्सपेरिमेंट करें। बेटा जो भी हम एक्सपेरिमेंटल मॉडल लेते हैं अपनी लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो एनिमल ऐसा होना चाहिए जो इजी टू हैंडल हो, जिसका रख रखाव आसान हो, जिसे भोजन पानी देना आरामदायक हो, है ना? आसानी से उसका पालन पोषण कर सके। अब ये तो संभव नहीं है कि आप एलिफेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने चले, है ना? जब ड्रोसोफिला हमने पढ़ा था, है ना, वहां भी मैंने आपको बताया था कि ड्रोसोफिला का ही चुनाव क्यों किया गया था मॉर्गन के द्वारा, क्या खास फीचर्स थे। तो यहाँ ग्रिफिथ ने लैब माइस, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करते समय जो हम माइस यूज करते हैं वो उन्होंने इस्तेमाल करी। और कौन सा बैक्टीरिया, क्या स्ट्रेन्स थे उसके ध्यान रखना है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए, लिखिए सभी लोग स्पेलिंग लिखिए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए। नाम से अंदाजा लग रहा है कि ये निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट होगा। निमोनिया लंग्स की एक डिजीज होती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ाते समय भी मैंने बताया था, राइट? सो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए जो बैक्टीरिया है बेटा, इसके दो वेरिएंट्स होते हैं, दो अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं। क्या है जी वो देखते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए हैज टू वेरिएंट स्ट्रेन्स, एक होता है स्मूथ वाला और एक होता है रफ वाला। स्मूथ वर्ड की स्पेलिंग है SMOOTH, एस से शुरू हो रहा है, तो जो स्मूथ स्ट्रेन्स है इसकी वो S स्ट्रेन कहलाती है, जो रफ स्ट्रेन है वो R स्ट्रेन कहलाती है। भाई इन्होंने करा क्या, कल्चर मीडियम पे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए को ग्रो करा। कल्चर मीडियम पे इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए को ग्रो करा। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है जी। अब ग्रो करने के बाद इनको दो अलग अलग तरह की कॉलोनीज मिली। चले रिपीट, नेम ऑफ द साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ। किस पे प्रयोग करने जा रहे हैं? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए। कल्चर मीडियम पे ग्रो करने के बाद इन्होंने देखा कि भाई दो तरह की कॉलोनीज मिल रही हैं। एक ऐसी है जो स्मूथ है और एक कॉलोनी इस प्रकार की है जो रफ है। ये स्मूथ और रफ किस रेफरेंस में है? जो स्मूथ वाला है ना, उसके ऊपर बेटा पॉलीसेकेराइड का एक कोट है, एक कवरिंग है, गिविंग इट अ स्मूथ अपीयरेंस, राइट? बिल्कुल स्मूथनेस वाली एक स्लाइमी सी अपीयरेंस आ जाती है पॉलीसेकेराइड के कारण। और ये वाला जो स्मूथ स्ट्रेन है ना, ये वायरुलेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट। The S strain of the bacteria Streptococcus pneumoniae, S strain जिसपे की कवरिंग है पॉलीसेकेराइड की, वो वायरुलेंट है। वायरुलेंट का क्या मतलब? नुकसानदायक, बीमारी करता है वो, राइट? जो दूसरा वाला है R strain, रफ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन जो है बेटा, वहां पे पॉलीसेकेराइड का कोटिंग नहीं है, नो कोटिंग ऑफ दैट पॉलीसेकेराइड, जिसके कारण रफ अपीयरेंस। और ये जो रफ वाला है ये नॉन वायरुलेंट है, ये डिजीज नहीं करता है, नुकसानदायक नहीं है, ठीक है जी। दो स्ट्रेन मिल गए, जान पहचान हो गई उन स्ट्रेन से अच्छे से। अब क्या करना है एक्सपेरिमेंट का स्टेप 1, लाइव माइस लिए, जिंदा चूहे जिन पे एक्सपेरिमेंट करना है। लाइव एस
स्ट्रेन, वो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है उसका जो एस स्ट्रेन वाली कॉलोनीज है वो ली और उन्हें इंजेक्ट कर दिया उस माइस में, राइट? द माइस डाइज। आप देखिए दिखाया गया कि भाई चूहे की मृत्यु हो गई। कैसे हो गई? इंजेक्शन लगने से मृत्यु हो गई? नहीं, हमने क्या करा है, हमने एक वायरुलेंट फॉर्म ऑफ द पैथोजन डाल दिया जो उसमें बीमारी करेगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का वो वाला फॉर्म डाल दिया, एस स्ट्रेन डाल दिया जो कि वायरुलेंट है और माइस की निमोनिया से कॉम्प्लिकेशन से डेथ हो गई ना। उसके बाद एस स्ट्रेन बैक्टीरिया आइसोलेटेड फ्रॉम द डेड माइस, वो जो माइस मर गए चूहे जिनकी मृत्यु हो गई उसके शरीर में से उन्होंने आइसोलेट कर लिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, स्टेप वन हो गया। एस स्ट्रेन डाला था, एस स्ट्रेन ने लाइव माइस को बीमारी कर दी, उसकी मृत्यु हो गई, उसके शरीर से एस स्ट्रेन हमने निकाली। अब दूसरा चरण इस एक्सपेरिमेंट, स्टेप नंबर 2, लाइव आर स्ट्रेन। आर स्टैंड्स फॉर रफ। रफ वाले में पॉलीसेकेराइड की कवरिंग नहीं है, रफ वाला वायरुलेंट नहीं है, नुकसानदायक नहीं है। जब ये लाइव माइस के शरीर में डाला जाएगा, जिंदा चूहे के शरीर में डालेंगे, क्योंकि ये नॉन वायरुलेंट है, ये बीमारी नहीं कर सकता, चूहे की मृत्यु नहीं होगी, सिंपल। तो हम उस लाइव माइस के शरीर से, नो लिविंग बैक्टीरिया आइसोलेटेड फ्रॉम दी माइस, राइट? अब हम उस माइस के शरीर से अगर हम बैक्टीरिया निकालना चाहें तो क्या हमें मिले? जो एस स्ट्रेन वाला था उसके शरीर से हमें बैक्टीरिया मिल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में उन्होंने क्या करा कि जो एस स्ट्रेन था ना उसको किल कर दिया, मार डाला, हीट किल कर दिया। हीट जो है बहुत हाई टेंपरेचर आप कर देंगे तो एंजाइम्स जो है वो डीनेचर हो जाते हैं, है ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन्स का डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो उन्होंने एस स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट है उसको हीट किल करा, लाइव माइस के शरीर में डाला फिर से, राइट? तो माइस मरेगा क्या? नहीं मरेगा, क्योंकि वो जो वायरुलेंट फॉर्म है ना, जब आपने उसे हीट से किल कर दिया तो फिर वो डिजीज नहीं कर सकता, राइट? इज इट क्लियर? सो नो लिविंग बैक्टीरिया विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम द माइस। आगे बढ़ते हैं, स्टेप 4। हीट किल करा एस स्ट्रेन को, दे हीट किल दी एस स्ट्रेन और उसके साथ लाइव आर स्ट्रेन डाल दिया। एस स्ट्रेन वायरुलेंट, आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट, वायरुलेंट वाले को किल करके साथ के साथ मिला दिया नॉन वायरुलेंट वाला, लाइव माइस में डाला, अब माइस की मृत्यु हो गई। ये कैसे संभव हो गया? हमने वायरुलेंट वाले को तो हीट किल कर दिया था, नॉन वायरुलेंट डाला था, नॉन वायरुलेंट डालने से तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो हो गई। रैट डाइज, माइस डाइज, जैसे रैट और माइस अलग होते हैं, ठीक है जी, राइट? मैंने सिर्फ लैंग्वेज की कन्वीनियंस के लिए आपके लिए रैट बोल दिया, माइस ही बोलेंगे। तो माइस जो है डाइज। अब क्या उनके दिमाग में ये बात आई कि भाई ऐसा क्या हो गया, आर फॉर्म कहीं एस फॉर्म में तो नहीं बदल गया? कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कि जो नॉन वायरुलेंट था वो वायरुलेंट बन गया? और ऐसा ही कुछ हुआ था। देखिए फिर से बताता हूँ, हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन के साथ एक लाइव माइस में डालने पर माइस की मृत्यु होती है, एंड देन एस टाइप बैक्टीरिया आइसोलेट करते हैं हम उस माइस से। अजीब बात होगी ना, एस टाइप कैसे हो गया? क्या आर वाला एस में बदल गया है? क्या यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? यही जानते हैं हम आगे। कंक्लूजन क्या निकला भाई इन एक्सपेरिमेंट्स का, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या निकला? हीट किल्ड एस स्ट्रेन में लाइव आर स्ट्रेन जब डाला गया तो कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जिसके कारण वो आर स्ट्रेन वायरुलेंट फॉर्म में परिवर्तित हो गया। जैसे हीट किल करा था उसमें कोई चीज ऐसी है जो कि नॉन वायरुलेंट फॉर्म के साथ मिली और वो वायरुलेंट हो गई। यही जानना था कि वो क्या चीज है उसमें, क्या वो आरएनए है, क्या वो प्रोटीन्स है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या वो डीएनए है ना? ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या आखिरकार? यू गेटिंग माय थिंग? जो मैं कह रहा हूं समझ आ रहा है? सो व्हाट वाज द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? जिसे ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा है, जिस चीज को, वो आखिरकार क्या है, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। 1920 के दशक में, 1920s में इस चीज की शुरुआत हुई है जानने की कि है क्या जेनेटिक मटेरियल। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने लैब माइस के साथ एक्सपेरिमेंट करे, कौन सा बैक्टीरिया लेके? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। क्या कॉज करता है? निमोनिया। कौन सा एक्सपेरिमेंटल मॉडल लिया? लैब माइस। दो तरह के स्ट्रेन थे बैक्टीरिया के, वायरुलेंट वाली फॉर्म एस फॉर्म जो कि स्मूथ फॉर्म है जिसमें पॉलीसेकेराइड की कोटिंग है, आर फॉर्म और द रफ फॉर्म व्हिच इज नॉन वायरुलेंट जिसमें पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में वो माइस के अलग अलग स्ट्रेन, माइस बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन जो है माइस में डालते रहे और उसी के हिसाब से उन्हें रिजल्ट मिलते गए। ठीक है जी? नाउ सवाल ये खड़ा हुआ कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है जो एस फॉर्म बैक्टीरिया को हीट किल कर देने पे आर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया को परिवर्तित कर देता है? क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, क्या वो प्रोटीन है, क्या वो डीएनए है, क्या वो आरएनए है? यानी हमारे पास 4 कंटेस्टेंट्स आए, कार्बोहाइड्रेट्स, आरएनए, प्रोटीन्स, डीएनए। अब बारी बारी हमें ये देखना है कि इन 4 कंटेस्टेंट्स में से कौन है असली जेनेटिक मटेरियल, राइट? तैयार है जानने के लिए? चलो देखते हैं। हम बात कर रहे थे एक्सपेरिमेंट्स की, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट्स की, वो हम स्टडी कर चुके हैं। फॉर मोर देन अ डेकेड द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल रिमेन्ड अ मिस्ट्री। एक दशक से भी ज्यादा बीत चुका था इस बात को और तब तक भी एक रहस्य बना हुआ था कि आखिरकार जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है। अब आते हैं जी कुछ और वैज्ञानिक जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एवेरी मैक्लियोड मैकार्टी, 1944। देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने करे यह जानने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर आखिर में क्या है। ये रही जी वैज्ञानिकों की तस्वीरें आपके सामने। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में फ्रेडरिक ग्रिफिथ का नाम आया, उसके बाद ओस्वाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड, मैकलिन मैकार्टी, आप शॉर्ट में एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ऐसे याद रख सकते हैं। इतना काफी है, चलेगा जी। क्या था इनका एक्सपेरिमेंट सुनिए। इन्होंने क्या करा? दे प्यूरिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया था जो उसका एस फॉर्म था उसको हीट किल करा, हीट से किल कर दिया। अब उसका कार्बोहाइड्रेट पोर्शन अलग कर दिया। देयर आर प्रोसीजर्स टू डू दैट, है ना? वो आपको नहीं जानना कि भाई उन्होंने कैसे बैक्टीरिया के कार्बोहाइड्रेट अलग कर दिए थे, कैसे प्रोटीन अलग कर दिए थे, डीएनए कैसे अलग करा, है ना? ये आपको नहीं जानना है। सो दे प्यूरिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए, राइट? टेस्ट देखे आपने? शुगर्स, शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, डीएनए, प्रोटीन किससे बने हैं? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, राइट जी? तो 4 भागों में चीजें बांट दी गई। नाउ
फिर क्या किया गया, to the purified macromolecules, carbohydrates, proteins, nucleic acid में RNA, DNA जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स में इन्होंने क्या करा, to the purified macromolecule solution they added live R strain bacteria. R वाला कौन सा है, वायरुलेंट या नॉन वायरुलेंट, R वाला रफ वाला जिसमें पॉलीसेकेराइड प्रोटीन नहीं है, जो नॉन वायरुलेंट। सो उन्होंने क्या करा, ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स का सॉल्यूशन था भाई, एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ है, एक में प्रोटीन है, एक में आरएनए, एक में डीएनए, इन सब में डाल दो, अलग अलग में सब में डाल दो आप क्या, आर स्ट्रेन। किस बैक्टीरिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है जी। सो आप देखेंगे शुगर प्लस दी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, आरएनए प्लस द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, प्रोटीन्स के साथ आर स्ट्रेन, डीएनए के साथ आर स्ट्रेन। जानना क्या है, देखना तो यही है ना कि आर स्ट्रेन को वायरुलेंट कौन बना देता है, सवाल तो यही है हमारा। तो देखते हैं जी कौन बनाता है, चलिए जी अब आप देखिए गौर से, शुगर्स प्लस दी आर स्ट्रेन, देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, आर फॉर्म एस फॉर्म में परिवर्तित नहीं हुआ, आरएनए प्लस दी आर स्ट्रेन नहीं हुआ, प्रोटीन्स प्लस दी आर स्ट्रेन परिवर्तन नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, राइट। नाउ डीएनए जब डाला गया, जब डीएनए के साथ आर स्ट्रेन मिला है तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया बना। इसका मतलब है डीएनए ही कारण है, जो कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाली बात हुई थी वो डीएनए है। समझ आएगा आपको, चलो पढ़ते जरा क्या लिखा है हमारे लिए, जो द मैक्रोमोलिक्यूल प्लस आर स्ट्रेन सॉल्यूशन। अब जो मैक्रोमोलिक्यूल है और आर स्ट्रेन है, इसमें हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो ऐड करके देखिए। एस स्ट्रेन क्या था जी, स्मूथ स्ट्रेन, हीट किल्ड है, इंक्यूबेट करिए एंड देन ईच ऑफ द सॉल्यूशन इज इंजेक्टेड इनटू 4 डिफरेंट लैब माइस। अलग अलग लैब माइस में हमने इंजेक्ट करा तो हमें क्या नतीजा मिला, गौर से देखिएगा। डीएनए हीट किल्ड एस स्ट्रेन भी ले लीजिए, एस स्ट्रेन है और हीट से किल कर दिया, लाइव आर स्ट्रेन ले लिया, माइस जिंदा है तो माइस डेड हो जाएगा इससे ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आपने हीट किल कर दिया था एस स्ट्रेन को, लेकिन आपने डीएनए साथ में डाल दिया है और लाइव आर स्ट्रेन है, तो वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उसे एस स्ट्रेन में वायरुलेंट फॉर्म में बदल देगा और वो माइस में निमोनिया करेगा। सो द एस टाइप बैक्टीरिया यू विल बी एबल टू आइसोलेट फ्रॉम द डेड माइस। गेटिंग माय पॉइंट, डीएनए था, डीएनए के साथ हमने हीट किल्ड एस वाला डाला और प्लस हमने साथ में लाइव स्ट्रेन डाल दिया, लाइव आर डाल दिया, राइट। तो जब डीएनए मौजूद है तो लाइव आर स्ट्रेन को वो एस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इज इट क्लियर जी, राइट। नाउ अब हम एक चीज और करके देख सकते हैं यहाँ पे, और वो ये है कि भाई शुगर्स को अगर आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में से कि कार्बोहाइड्रेट्स का असर उसमें ना रहे, तो हमने क्या करा कि कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम डाल दिए, राइट। सो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स, यू कैन सी है शुगर प्लस द कार्बोहाइड्रेट्स, आरएनए प्लस द कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स प्लस द कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए प्लस द कार्बोहाइड्रेट्स। डीएनए के साथ कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम डाल देने से फर्क नहीं पड़ रहा है हमें यहाँ पे, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स जो है क्या करते हैं, दे आर डाइजेस्टिंग व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स। हमने अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं, एंजाइम्स जैसे सेलेनियम माइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, अलग अलग शुगर्स को डाइजेस्ट करने वाले अलग अलग तरह के एंजाइम्स हमने पढ़े। द सेम थिंग दे रिपीटेड बाय एडिंग आरएनएस एंजाइम, आरएनएस जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है जी। एंड देन द सेम थिंग वाज रिपीटेड बाय एडिंग प्रोटीनेसेस यानी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। देन गौर से देखिएगा अब डिफरेंस क्या है, जब डीएनएस डाल देंगे रिजल्ट इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाई, बिकॉज़ डीएनए एंजाइम तो डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, ब्रेक कर देगा। डीएनए ही तो रीजन था जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में परिवर्तित कर रहा है। आप पीछे वाले एक्सपेरिमेंट्स में देखिए इधर जरा, यहाँ पे प्रोटीनेस डाल देने से डीएनए पे असर नहीं पड़ा, आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन बन रहा है। यहाँ पे हमने लिखा है नो ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। इससे पीछे भी देखिए, जब हम आरएनएस डाल रहे हैं देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। बट व्हेन यू आर एडिंग डीएनएस एंजाइम then the problem is there will be no transformation because the DNA has been digested. Is it clear जी, right? Now तो जिन 4 कंटेस्टेंट्स की हम बात कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स, आरएनए, प्रोटीन्स, डीएनए, इनमें से विजेता फाइनली कौन निकला, विनर कौन है जी, द विनर इज डीएनए। डिड यू गेट माय पॉइंट, मैं फिर से रिपीट करता हूं बात को सिंपलीफाइड वे में, दोबारा से सुनिएगा। सच रही है इस बात की कि जेनेटिक मटेरियल क्या है आखिरकार, है ना। तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट हमने जाने, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया पे, कल्चर मीडियम पे उन्होंने बैक्टीरिया ग्रो करे, एस फॉर्म, आर फॉर्म, पहले तो दिमाग में ही बिठा लीजिए, एस फॉर्म, आर फॉर्म। एस फॉर्म स्मूथ फॉर्म है जिसमें पॉलीसेकेराइड का कोटिंग है और ये वायरुलेंट है, आर फॉर्म रफ फॉर्म है जिसमें पॉलीसेकेराइड का कोटिंग नहीं है और ये नॉन वायरुलेंट है। लैब माइस पे एक्सपेरिमेंट करें, सिंपल याद रखो, जब नॉन वायरुलेंट फॉर्म डालते हैं तो माइस नहीं मरता, जब वायरुलेंट फॉर्म डालते हैं तो माइस जो है मर जाता है। आई विल रिपीट, जब नॉन वायरुलेंट फॉर्म आप इंजेक्ट करते हैं माइस में तो माइस की डेथ नहीं होती आर फॉर्म इंजेक्ट करने से, जब आप वायरुलेंट फॉर्म इंजेक्ट करते हैं तो माइस की डेथ होती है। फिर उन्होंने हीट किल कर दिया एस फॉर्म को, फिर हीट किल के साथ आर फॉर्म मिलाया। अल्टीमेटली क्या हो गया कि भाई अब ये देखना जरूरी था कि वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो एक्चुअल में क्या है। तो इसके लिए एवरी मैक्लिओड मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंट करे। पहले तो जो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसका हमने मैक्रोमोलिक्यूल सेपरेट कर लिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आरएनए, डीएनए अलग अलग मान लीजिए टेस्ट ट्यूब्स में है। इनमें जब हम आर फॉर्म डालते हैं तो हमें देखना है कि एस फॉर्म में परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा। तो डीएनए ही नतीजा निकला अल्टीमेटली कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, राइट। सो आपके सामने लिखा है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए, याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। So they concluded, उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला that DNA is the hereditary material। लेकिन सभी बायोलॉजिस्ट इस बात से कन्विंस नहीं हुए, right? But not all the biologists were convinced. At the time, the belief was that DNA is just a chain of repeating nucleotides। तभी माना जाता था कि DNA एक polynucleotide, right? And it is not that much complex कि genetic material का रोल प्ले कर सके। समझा, पता तो चल गया कि भाई डीएनए है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, पर बहुत से बायोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई हम इस बात से कन्विंस्ड नहीं है, सहमत नहीं है हम, क्योंकि डीएनए चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इस काबिल नहीं है कि इसे जेनेटिक मटेरियल कहा जा सके। ठीक है जी, प्रॉब्लम आ गई। अब क्या करना पड़ेगा,
कुछ ना कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, किसी न किसी वैज्ञानिक को इस बात की जड़ तक पहुंचना पड़ेगा कुछ और खास किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करके कि ये जाना जा सके कि डीएनए है जेनेटिक मटेरियल या नहीं है। अच्छा आप ये भी देखो, डीएनए की जब बात करते हैं तो उसके साथ प्रोटीन भी तो जुड़े होते हैं ना। आपने न्यूक्लियस मॉडल भी पढ़ा, हिस्टोन प्रोटीन्स पढ़े, तो वो प्रोटीन या तो अलग करो डीएनए से, तो साबित हो जाए कि सिर्फ सिर्फ डीएनए उसके साथ जुड़ा हुआ प्रोटीन इस काबिल नहीं है ना। सुनो, some scientists believed that the active component of the transforming substance was a protein associated with nucleic acid in the chromosome. Chromosomes are made up of DNA plus proteins. तो कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना था कि जो एक्टिव प्रिंसिपल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल वो डीएनए नहीं है, डीएनए के साथ जुड़ा हुआ प्रोटीन है। तो अगर किसी ने ये बात उठाई है तो फिर हमें ये भी साबित करनी पड़ेगी, राइट? Avery and his colleagues were not able to purify DNA. अब वो DNA और प्रोटीन को अलग नहीं कर पाए थे, Avery and his colleagues, and thus it was suggested that DNA could have been contaminated by traces of protein. तो फिर ये बात होगी कि भाई हो सकता है डीएनए जो प्रोटीन के साथ जुड़ा है ये दोनों चीजें मिलकर के जेनेटिक मटेरियल का काम कर रही हैं। आप समझ रहे हैं बात? क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, क्रोमोसोम में न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए प्लस प्रोटीन भी तो है। अब ऐसा कोई तरीका तो मौजूद नहीं था कि प्रोटीन हटा दो और साबित कर दो, तो लगा कि भाई ये जो प्रोटीन का कंटामिनेशन है इसके साथ में यही रिस्पॉन्सिबल होगा। चलिए जी आगे देखते हैं। सवाल फिर उठ खड़ा हुआ कि प्रोटीन या डीएनए या फिर दोनों मिलकर के, है ना? पहले तो हम अलग वाले प्रोटीन की बात कर चुके हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हमने शुरुआत में बैक्टीरिया के अलग कर दिए थे, राइट? जिसमें मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए अलग हो गए थे। डीएनए के साथ जुड़े हुए प्रोटीन की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जी, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो जो दो कंटेस्टेंट्स आ गए अब हमारे पास, दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, कितने सारे अमीनो एसिड्स। देयर आर प्रोटीन अमीनो एसिड्स, देयर आर नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स, देयर आर रेयर अमीनो एसिड्स। वो जो 20 अमीनो एसिड्स हैं व्हिच आर कॉल्ड द 20 अल्फाबेट्स ऑफ द बायोप्रोटीन लैंग्वेज, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, कितने सारे अमीनो एसिड्स हैं ना। तो डाइवर्सिटी प्रोटीन में ज्यादा है, तो इसका मतलब इस तरह ज्यादा दिमाग जाएगा कि प्रोटीन इस काबिल हो सकते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होने चाहिए। न्यूक्लिक एसिड में तो डाइवर्सिटी है ही, लेकिन हम देखते हैं कि आखिरकार फिर और क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए जिससे ये साबित हुआ कि भाई प्रोटीन्स नहीं न्यूक्लिक एसिड ही रिस्पांसिबल है, मतलब डीएनए ही रिस्पांसिबल है। 1952 की बात है, 1952 की एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया हर्शी एंड चेज के द्वारा, और दो वैज्ञानिकों के नाम आ गए। घबराना नहीं है, लिख लिख के याद करना है, डेफिनेटली याद हो जाएगा। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, देन एल्वी मैकलियोर मैकार्टी एक्सपेरिमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। देखते हैं जी, मार्था चेज एंड अल्फ्रेड हर्शी, राइट? क्या एक्सपेरिमेंट करा इन्होंने? आपको याद होगा बैक्टीरियोफाज, क्लास 11 में भी बताया। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफाज आर द वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। देखिए वायरसेस ने बैक्टीरिया को नहीं छोड़ा, चाहे बैक्टीरिया कितने छोटे हैं साइज में, ऐसे भी वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। एक बैक्टीरियोफाज जो एक वायरस है, जब अटैच कर जाता है बैक्टीरिया के सरफेस के साथ, तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में डाल देता है और बैक्टीरिया को कहता है कि भैया ये रहा मेरा जेनेटिक मटेरियल, अब मेरा जेनेटिक मटेरियल तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल के साथ मिल जाएगा और मैं तुम्हारी सेलुलर मशीनरी को अपने कब्जे में कर लूंगा, कंट्रोल में कर लूंगा। वायरसेस यही तो करते हैं। वायरसेस दे हाईजैक द सेलुलर मशीनरी। वो सेल से ये कहते हैं कि जो हम चाहेंगे तुम्हें वही करना होगा, ठीक है? सो बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस दैट अटैचेस टू द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया। अब देखिए बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच करके अपना डीएनए उसमें पेनिट्रेट कर देगा, इंजेक्ट कर देगा। और समझिएगा यहाँ पे आपको बैक्टीरियल जो है जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है और यहाँ से ये जो बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल है ना बेटा, ये घुस जाएगा बैक्टीरिया में। देखते हैं जी गौर से क्या हुआ, राइट? इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। व्हाट इज ट्रांसडक्शन? नोट कर लीजिएगा, द प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ सेल बाय अ वायरस। वो प्रक्रिया जिसमें एक वायरस डीएनए को सेल के अंदर डाल देता है, यहाँ पे वो सेल बैक्टीरियल सेल है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन, राइट? कैन यू सी, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये धागे जैसी चीज आपको दिख रही है ऐसे ऐसे, ये बैक्टीरियोफाज से, यानी ये वाला ये जो वायरस है, राइट? दिस इज अटैकिंग द बैक्टीरिया, सो वी कॉल इट बैक्टीरियोफाज, राइट? इसने इंजेक्ट कर दिया अपना जेनेटिक मटेरियल और वो वाला जेनेटिक मटेरियल आकर के बैक्टीरिया के अपने जेनेटिक मटेरियल में इनकॉर्पोरेट हो गया, जुड़ गया। बैक्टीरिया वाला हम ग्रीन कलर से दिखा रहे और इसको हमने येलो कलर से दिखाया था, देखा? अब जुड़ गया उसके साथ, राइट? बेसिक प्रिंसिपल ये। अब ये क्या हो जाएगा कि बैक्टीरियल सेल की समझ को, सोच विचार को अपने कंट्रोल में कर लेगा और कहेगा कि भैया बैक्टीरिया जो मैं कह रहा हूं तुम वही करो। तो वो होता क्या है, बैक्टीरिया जो है इट स्टार्ट सिंथेसाइजिंग, प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर वायरल पार्टिकल्स। आपने देखा ये कितने सारे ये बैक्टीरियोफाज जो हैं यहाँ पे छोटे-छोटे जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये बन गए कहाँ पे? उस बैक्टीरिया में, राइट? हम बैक्टीरियोफाज का लाइफ साइकिल एक तरह से समझ रहे हैं। अब क्या होगा जी, बैक्टीरियल सेल कहेगा भाई इतने सारे ये हो गए तो मैंने कैसे समाऊं अपने आप में, ये सब उस सेल से रिलीज हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो बैक्टीरियोफाज ने क्या चालाकी करी, एक वायरस जो है बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच होकर अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें पेनिट्रेट करा, सेलुलर मशीनरी को हाईजैक करा और उसके बाद अपने जैसे ढेरों कण बना लिए, अपने जैसे ढेरों पार्टिकल्स बना लिए। एक बेसिक सी बात मैंने बैक्टीरियोफाज के बारे में बताई। नाउ लेट्स कम बैक, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट क्या है सुनिएगा। नाउ पहला स्टेप उस एक्सपेरिमेंट का, बैक्टीरिया इन द मीडियम विद रेडियो एक्टिव सल्फर। अब ध्यान देना है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्यों यूज कर रहे हैं, कोई वजह है इसकी। सल्फर और फास्फोरस दो चीजें यूज हुई हो। सवाल उठ रहा था यहाँ पे प्रोटीन्स एंड डीएनए के बीच में, है ना? दो बातें हुई हैं, सल्फर एंड फास्फोरस। प्रोटीन्स आपने पढ़े, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हमने सुने, डीएनए में फास्फोरस होता है, फास्फोरिक एसिड बिल्कुल होता है जी। सो फास्फोरस इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड सल्फर इज प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। तो दिमाग लगाया गया कि इन दोनों एलिमेंट्स की रेडियोएक्टिव फॉर्म्स ले लेते हैं, ठीक है जी। बैक्टीरिया को ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो किया गया जहां पे रेडियोएक्टिव सल्फर हमने यूज करा और ऐसे कल्चर मीडियम में भी ग्रो करा गया जिसमें रेडियोएक्टिव फास्फोरस यूज किया गया। दो कलर्स हमने अलग-अलग दिखा दिए आपको।
क्यों करा ऐसा, राइट? क्यों करा गया ऐसा? व्हाई डिड दे डू दैट? रेडियोएक्टिव सल्फर, रेडियोएक्टिव फास्फोरस क्यों लिया गया है? गौर फरमाइएगा बेटा जी, सल्फर इज प्रेजेंट इन प्रोटीन्स बट नॉट इन न्यूक्लिक एसिड्स। सल्फर प्रोटीन्स में पाया जाता है। क्या आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स का? आपको कई बार बताया मैंने, सिस्टीन, मीथ्योनीन, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है। तो इसलिए जी भाई सल्फर ले लिया गया रेडियोएक्टिव फॉर्म में। फास्फोरस क्यों लिया गया? बिकॉज़ पढ़िए गौर से, फास्फोरस इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड नॉट प्रोटीन्स। फॉस्फेट दिख रहा है ना यहाँ पे, नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है। डीएनए का स्ट्रक्चर आप जानते हैं जी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इज इट क्लियर जी? नाउ अब आगे सुनिए ध्यान से। One set of viruses were made to infect bacteria containing radioactive phosphorus। हमने एक फ्लास्क में रेडियोएक्टिव फास्फोरस वाला मीडियम लिया हुआ है, एक फ्लास्क में रेडियोएक्टिव सल्फर वाला मीडियम लिया हुआ है। सो एक सेट ऑफ वायरसेस जो थे दे वर मेड टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया कंटेनिंग रेडियोएक्टिव फास्फोरस, और दूसरा जो था वन सेट ऑफ वायरसेस वर मेड टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया कंटेनिंग रेडियोएक्टिव सल्फर। सिंपल, दो फ्लास्क, एक तरफ रेडियोएक्टिव सल्फर, एक तरफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस। कुछ वायरसेस को इसमें डाल दिया कि भैया इसमें जो बैक्टीरिया पनप रहे हैं फास्फोरस वाले उन्हें इन्फेक्ट करो, कुछ को उसमें डाल दिया गया कि जिसमें सल्फर है उसको इन्फेक्ट करो। देखते हैं ऐसा क्यों किया गया। द वायरल प्रोजेनीज वर आइसोलेटेड फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स। अब हुआ क्या कि जो बैक्टीरियोफाज है, जो वायरस है, वो अटैक कर रहा है बैक्टीरिया को, सल्फर वाले मीडियम में भी करेगा, नहीं फास्फोरस वाले में भी करेगा। फिर वो वायरस की खुद की ढेर सारी कॉपीज बनेंगी, बहुत सारी प्रोजेनीज बनेंगी। The viral progenies were isolated from both the groups। दोनों जगह से viral progenies isolate कर ली गई। The viral progenies were allowed to infect E. coli without any radioactive element। अब इन viral progenies को allow किया गया E. coli को infect करने के लिए जिसमें कि कोई radioactive element नहीं, राइट? तो अब हमें ये देखना होगा कि जब वायरस बैक्टीरियोफाज जो ऑलरेडी रेडियोएक्टिव एलिमेंट इनकॉर्पोरेट कर चुका होगा या नहीं कर चुका होगा, है ना? ये तो हमें देख लें कि भाई सल्फर है या फास्फोरस है, उसके हिसाब से जब वो इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया को, तो कौन सी चीज बैक्टीरिया में जा रही है जिसके कारण रेडियो एक्टिविटी उसमें नजर आएगी। तो हुआ क्या जी? द वायरल प्रोजेनीज अटैच टू ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, and penetrate them। After some time, कुछ समय बाद, the two sets were blended to separate the viral coat from the bacteria। ठीक है जी? वायरसेस को हमने अलाउ करा कि तुम इन्फेक्ट करो ई कोलाई बैक्टीरिया को। एक तरफ पर्पल कलर आपको दिख रहा है यहाँ, और एक तरफ ये हम ग्रीन कलर दिखाया हमने। कैन यू सी दिस? यहाँ पे आप ग्रीन कलर दिखा रहे हैं, राइट? दोनों तरफ आपको दिख रहा है कि वो डीएनए अपना इंजेक्ट कर रहा है, वायरस का वो नेचर है। अब हमने क्या करना है कि भाई कुछ ऐसा प्रोसीजर लगाना है दैट जो हमारा वायरल कोट है वो बैक्टीरिया से अलग हो जाए, राइट? तो उसके लिए हमने क्या करा? ब्लेंडिंग करा। भाई यहाँ पे आपको ये जो सब टाइप की चीज दिख रही है, ऐसा ही कुछ हमने इस्तेमाल करा, हर्शी चीज करा और ब्लेंड करा। वो मकसद था कि वायरस का जो कोट है वो बैक्टीरिया से अलग हो जाए। तो वो करने में हम कामयाब है, वायरल कोट बैक्टीरिया से हमने अलग कर लिया है। सो द ब्लेंडेड मिक्सचर वाज ट्रांसफर्ड टू द सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स। फिर क्या किया गया? जो ब्लेंड किया है वो मिक्सचर को ट्रांसफर कर दिया गया ऐसी ट्यूब्स में व्हिच आर कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स, राइट? फिर इनको सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम डालेंगे, अभी जिक्र करेंगे उसका। सो द ब्लेंडेड मिक्सचर ट्रांसफॉर्म्ड टू दी या ट्रांसफर्ड टू दी सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसीजर जो है उसमें सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है और एक पर्टिकुलर स्पीड पे हम उसे रन करते हैं, अपने अपने सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के हिसाब से चीजें फिर उसमें सेटल हो जाती हैं सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब। सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेटेड द बैक्टीरियल सेल्स एंड द कोट्स एज द बैक्टीरियल सेल्स आर हेवियर देन द वायरल कोट्स। मकसद यही था कि जब उन वायरसेस ने बैक्टीरिया को अटैक कर दिया है, अब हमें वायरस का जो कोट बच गया, हालांकि वायरस हमने डीएनए बैक्टीरिया में भेज दिया होगा। जो वायरस का कोट है, मान लो ये बैक्टीरियोफाज था, ये मेरा हाथ बैक्टीरिया है ई कोलाई, इसने इसको अटैक करा और इस मार्कर ने पहले अपना रिफिल इसमें डाल दिया। अब ये जो बाहर वाला इसका खोल रह गया, कवरिंग सेपरेट करनी है, अलग करनी है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए हमने सेपरेट कर ली, सेपरेशन हमने अचीव कर ली। अब क्या नतीजा है? बैक्टीरिया which was infected by the viral progenies which had radioactive phosphorus showed radioactivity inside the cell। अब गौर फरमाइएगा, जिन वायरसेस के पास रेडियोएक्टिव फास्फोरस था, उन वायरसेस ने जिस सेट ऑफ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा उसमें रेडियोएक्टिविटी आई, राइट? That means the genetic material actually, the transforming material actually is DNA, क्योंकि फास्फोरस तो डीएनए में है ना, प्रोटीन्स में तो सल्फर है। Is it clear? I will repeat. Bacteria which were infected by the viral progenies that had radioactive phosphorus, उन बैक्टीरिया ने रेडियोएक्टिविटी शो करी, दूसरों ने नहीं करी, राइट? So the bacteria that were infected with viruses having radioactive sulfur, वो रेडियोएक्टिव नहीं। This showed that proteins did not enter the bacteria from the virus। सादी सी बात है, सिंपल सी बात है। हम यही जानना चाह रहे थे कि बैक्टीरियोफाज जो है उसकी क्या चीज अंदर पहुंची है बैक्टीरिया में। सो हमने उस बैक्टीरियोफाज को एक तरह से पहले रेडियोएक्टिव बनाना चाहा। प्रोटीन्स को रेडियोएक्टिव करने के लिए हमने सल्फर का इस्तेमाल करा, रेडियोएक्टिव सल्फर का, एंड डीएनए को रेडियोएक्टिव करने के लिए हमने रेडियोएक्टिव फास्फोरस का इस्तेमाल करा। आई होप द एक्सपेरिमेंट इज क्लियर टू यू। सो दैट मींस आवर विनर, हमारे विजेता कौन निकले इसमें? द विनर इज डीएनए, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है ये बात? am I clear to you? राइट? चलो, तो यही हम खोज करने चले थे। 1920 से ये बातें चल रही थी कि आखिर वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, राइट? सो अब हम इस नतीजे पे पहुंच गए दैट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइट? नाउ व्हाट वुड बी द आइडियल जेनेटिक मटेरियल? जिसे आप जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं, उसके विशेष फीचर्स क्या होने चाहिए, उसमें क्या खासियत होनी चाहिए? तो सुनिए, पहली खासियत होनी चाहिए दैट इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, वो स्वयं अपनी कॉपीज बना सके। अभी तो हम कहेंगे ना कि डॉटर सेल्स बन रहे हैं, उनमें जेनेटिक मटेरियल पास ऑन हो रहा है, तो रेप्लिकेशन होना जरूरी है। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल,
वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी भी आवश्यक है। इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंज यानी म्यूटेशन रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो जेनेटिक मटेरियल जब अपनी कॉपीज बनाए तो वहां पे गलती की गुंजाइश होनी चाहिए। ये गलतियां क्या है, ये मिस्टेक्स क्या है, ये म्यूटेशंस है। म्यूटेशन अगर नहीं होगा तो वैरायटी नहीं आएगी, वेरिएशंस नहीं होगी तो इवोल्यूशन नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चैप्टर का ओवरऑल नाम इस यूनिट का क्या है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। धीरे धीरे जेनेटिक्स का ही सफर कवर करके हम इवोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। तो सवाल अभी तक ये आया कि डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो आइडियली क्या होनी चाहिए फीचर्स। इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, इट शुड बी स्टेबल केमिकली स्ट्रक्चरली, एंड व्हेन इट इज रेप्लिकेटिंग देयर शुड बी एरर, देयर शुड बी मिस्टेक, दैट मिस्टेक इज म्यूटेशन। एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दैट म्यूटेशन, उस म्यूटेशन का फायदा है कि उसी के कारण वैरायटी आएगी, वेरिएशंस आएंगी, एंड वेरिएशंस प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। वन मोर पॉइंट, it should be able to express itself in the form of Mendelian characters। मेंडल ने जो बातें कही थी, मेंडल ने फैक्टर्स वर्ड यूज कर लिए थे, धीरे धीरे हम जीन्स तक पहुंच गए थे। तो जो जेनेटिक मटेरियल हो वो अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स के अनुसार एक्सप्रेस कर पाए। इज इट क्लियर जी, राइट। तो आज का ये सेशन इतना ही था। आई होप आपको चीजें समझ आ गई हैं। पहली बार पढ़े, ये कॉम्प्लेक्स नाम थे, कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स थे, जस्ट डोंट वरी, रिवाइज कीजिएगा इस चीज को। रनिंग नोट्स आपने बनाए हैं, साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन लिखा है साथ के साथ, बस रिवाइज करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, उससे आपको पता चलेगा इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कई बार डायरेक्टली साइंटिस्ट का नाम और उसका कंट्रीब्यूशन पूछ लेते हैं, है ना। सो मोर एंड मोर जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। गलतियां होंगी, शुरुआत में सबसे होती है, घबराना नहीं। हारा हुआ वो इंसान नहीं होता जो गिर जाता है, हारा हुआ उसे कहते हैं जो गिर के उठता नहीं है, जिसमें उठने की काबिलियत नहीं है, राइट। सो विद ऑल माय गुड विशेस